गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के अंतर्गत आयोजित होने वाली कक्षा 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 जो 17 फरवरी से आयोजित होने जा रही है, उन परीक्षार्थियों को आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं गागर में सागर की तरह आपके मैथमेटिक्स विषय का कैप्सूल कोर्स लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज हमारा दूसरा दिन है। आपके गणित के सब्जेक्ट में किन महत्वपूर्ण फार्मूला का सामना करना होगा, उन फार्मूला से मैं आपको एक बार अवगत करा देना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप कक्षा 10 से संबंधित गणित मैथमेटिक्स का टोटल फार्मूला कंठस्थ कर लिए जरूर होंगे। मैं केवल उसकी पुनरावृत्ति कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए, तो बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। पिछले वीडियो में भी हमने 13 फार्मूला आपको बतलाया था, वो फार्मूला वास्तविक संख्या से संबंधित था। आज हम आपको लिए चलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, एपी, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ये सब के फार्मूला की तरफ। आप लोगों से एक निवेदन कि जो हमारे नए व्यूअर हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा कैप्सूल कोर्स का पार्ट 3 अगला वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत चले आवे। तमाम व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट बड़ा ही यूजफुल है मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, खास करके बिहार बोर्ड पटना के परीक्षार्थियों के लिए, जिनकी परीक्षा 17 फरवरी 2022 से होने जा रही है। तो लाइक करके प्लीज़ अपने दोस्त रिश्तेदार में भी तुरंत शेयर कर दीजिए। उनसे भी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके घंटी बजा देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं मैथमेटिक्स का यूजफुल फार्मूला ओनली फॉर क्लास 10। जो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बिहार बोर्ड पटना के परीक्षार्थियों के लिए खास करके। तेरहवां सूत्र b गुना x, तो x का जिस हिंदी वाले अंक से गुना होगा वो x का गुणांक हुआ। और तीसरा पद c, ये अचर पद रहेगा, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या रहेगा। वास्तविक संख्या मतलब कोई भी परमेय या अपरमेय संख्या रहेगा। नंबर 14, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक दो शून्य होते हैं। पहला शून्य जो होगा वो आपको धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव, इसको बोलेंगे अल्फा।
ये ग्रीक अक्षर है, इसको बोलेंगे अल्फा। दूसरा शून्यक ऋणात्मक नेगेटिव होगा, इसको बोलेंगे बीटा। फार्मूला नंबर 15, द्विघाती सूत्र से हल या शून्यक निकालना, शून्य का मान निकालना या x का मान निकालना, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बट्टा 2a। फार्मूला नंबर 15, मूलों का योगफल बराबर -b बट्टा a। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, -b बट्टा a। नंबर 16, मूलों का गुणनफल बराबर c बट्टा a, मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा बीटा बराबर c बट्टा a। द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल प्लस शून्य का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा। उन्नीस, ग्राफ में एक्स अक्ष को
जितनी बिंदु पर खींचा गया आलेख काटेगा या स्पर्श करेगा बहुपद के शून्यकों की उतनी संख्या मानी जाएगी। जैसे देखिए ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, ये एक्स एक्स डैश अक्ष है, ये वाई वाई डैश अक्ष है। ये कोई आलेख है तो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटा तो इसमें हो जाएगा एक शून्य की संख्या एक। ये एक्स एक्स डैश अक्ष है, ये वाई वाई डैश अक्ष है और दो बिंदु पर काट रहा है, यहाँ और यहाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या हो जाएगी तीन। एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने शून्य की संख्या हो जाएगी। यह मूल बिंदु है ओ, यह है मूल बिंदु ओ। यहाँ पर एक्स अक्ष को यहाँ, यहाँ और यहाँ तीन जगह काट रहा है। तो तीन जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, इसमें शून्य की संख्या हो गई तीन। मतलब एक्स अक्ष को दिया गया आलेख जितने बिंदु पर काटेगा उतने शून्य की संख्या होगी। यदि दिया गया आलेख एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे, मतलब नहीं काटे, तो एक भी शून्यक नहीं होगा। अब जैसे देखिए कि ये मेरा एक्स अक्ष है और ये मेरा वाई अक्ष है। अब एक ग्राफ खींचिए, यूं चला गया तो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है तो एक भी शून्यक नहीं। इस नंबर त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो
और ए बी सी डी ये रहे वास्तविक संख्या। मतलब अचर पद रहेगा। चर पद x का अधिकतम घात 3 रहेगा। त्रिघाती बहुपद में अधिक से अधिक तीन शून्यक होंगे। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा। त्रिघाती बहुपद में शून्यक का योगफल बराबर -b/a। मतलब पहला शून्यक जोड़ दूसरा शून्यक जोड़ तीसरा शून्यक -b/a। ये गामा बोलिएगा इसको, ये तो अल्फा बीटा है, बता दिए हैं। त्रिघाती बहुपद में शून्यक का गुणनफल बराबर -d/a। मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ये -d/a। त्रिघाती बहुपद में दो क्रमागत शून्य के गुणनफल का योग ये हो जाएगा c/a। मतलब अल्फा गुने बीटा जोड़ बीटा गुने गामा जोड़ गामा गुने अल्फा, ये हो जाएगा c/a। विवेचक कहिए या विविक्ति कर कहिए, इसको अंग्रेजी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और संकेत में कैपिटल डी, ये होता है बराबर b² - 4ac। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a = not 0 एवं a b c ये है वास्तविक संख्या, यानी कि
अचर पद। चर मतलब x का अधिकतम घात यानी कि पावर बराबर 2। यदि d का मान बड़ा होगा 0 से, मतलब b² माइनस 4ac का मान बड़ा होगा क्या, मतलब d का जो मान निकालेंगे वो यदि प्लस में आता है तो मूल वास्तविक और असमान मतलब कि भिन्न भिन्न होगा। यदि d का मान 0 हो जाए यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा और b² बराबर हो जाएगा 4ac। यदि d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, मतलब d बराबर b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक चला आएगा, माइनस में चला आएगा, तो मूल काल्पनिक मतलब कि अवास्तविक होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो हल या मूल या शून्यक संभव है। यदि d का मान 0 के बराबर है तो हल निकालना या उसका मूल निकालना या शून्यक निकालना संभव है। यदि d का मान छोटा हो जाए 0 से तो हल या मूल या शून्यक संभव नहीं है। द्विघात समीकरण का हल या मूल या x का मान माइनस b प्लस माइनस d का वर्ग मूल बट्टा 2a। यदि d का मान 0 से बड़ा हो
या 0 के बराबर हो। दो चर में रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, ये समीकरण 2। या दो चर में रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू नॉट 0, d इक्वल टू नॉट 0, e इक्वल टू नॉट 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बराबर नॉट 0। एवं a b c d e f वास्तविक संख्या जहाँ इसमें a1 इक्वल टू नॉट 0, b1 इक्वल टू नॉट 0, a2 इक्वल टू नॉट 0, b2 इक्वल टू नॉट 0, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, एवं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्या यानी कि अचर पद, चर पद बराबर x तथा y। इसमें a b c d e f वास्तविक संख्या मतलब अचर पद और x y क्या है, चर पद है। क्योंकि दो चर में रेखीय समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो ठो। तो पहला पद x का जिस हिंदी वाले वास्तविक संख्या से गुना होगा a का मान, y का जिस हिंदी वाले अंक से गुना होगा वास्तविक संख्या गुना, b का मान, c अचर पद है। x का समीकरण 2 में x का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा d का मान, y का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा e का मान, f अचर पद है। मतलब कि x का गुणांक a, y का गुणांक b और यह c अचर पद रहेगा। x का गुणांक d, y का गुणांक e, f अचर पद रहेगा। इस प्रकार से a b c d e f आप छांट लीजिएगा सवाल बनाते वक्त। यदि इस रूप में दिया हुआ है दो समीकरण दो चर में रेखीय समीकरण a1x प्लस b1 प्लस 0, तो x का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा a1 होगा,
A1x मतलब हो गया A1 गुना x, x का गुणांक हुआ A1, B1y मतलब हुआ B1 गुने y, y का गुणांक हो गया B1 और C1 रहेगा अचर पद, A2x है मतलब हो गया A2 गुना x, तो x का गुणांक हो गया A2, B2y मतलब हो गया आपको B2 गुना y, y का जो गुणांक हो B2 का मान हो गया और ये C2 अचर पद रहेगा। तो आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप छांट लीजिएगा। दो समीकरण एक रैखिक समीकरण यदि पहला समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दूसरा समीकरण है dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। पहला शर्त, यदि a बट्टा d मतलब x का गुणांक a और समीकरण 2 के x का गुणांक d का अनुपात बराबर नहीं होगा y का गुणांक b अनुपात समीकरण 2 के y के गुणांक e से, तो क्या क्या होगा, समीकरण अविरोधी होगा, एक और केवल एक मतलब कि अद्वितीय हल होगा, मतलब x का एक मान y का एक मान निकलेगा। हल निकलेगा तो संगत समीकरण कहलाएगा। ग्राफ पेपर पर दोनों समीकरण से प्राप्त आलेखीय सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा मतलब काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा मतलब काटेगा, तथा वही कटान बिंदु दिए गए एक रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। अब समझ लीजिए थोड़ा सा, ये हमारा वर्टिकल उदग्र वाई अक्ष है, ये हमारा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एक्स अक्ष है, ये कटान बिंदु, ये मूल बिंदु है। पहला समीकरण का हम 2-3 बिंदु लेकर के आलेख खींचे,
ये हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का। मान लीजिए ए का मान कुछ है, बी का मान कुछ है, सी का मान कुछ है, और हम दूसरा समीकरण का हम ग्राफ खींचे। ये समीकरण 2 का हम ग्राफ खींचे, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 का। तो पहले समीकरण का ग्राफ ऐसे गया, दूसरे समीकरण का ग्राफ यूँ गया, दोनों समीकरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट दिया। यही कटान बिंदु हो जाएगा हल बिंदु। तो काट दिया, प्रतिच्छेद की, दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो क्या हो जाएगा, दिया गया दोनों समीकरण अविरोधी हो जाएगा। अविरोधी हल हो जाएगा तो एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो ये दिया गया समीकरण जो है संगत समीकरण कहलाएगा। तो एक ये शर्त हो गया। और यदि आपको समीकरण इस रूप से दिया हुआ रहे, अगर समीकरण आपको इस रूप में दिया हुआ रहे, a1x प्लस b1y प्लस a2x प्लस b2y, यहाँ c1 यहाँ c2। तो यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तो फिर इतना बात चला आएगा। तो आप ये समीकरण का नाम जो है सो बदल दीजिएगा। पहला समीकरण हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण का नाम हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब दूसरा शर्त देखिए, शर्त नंबर 2, समीकरण दिया हुआ है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। यह समीकरण 1 है। दूसरा है dx प्लस y प्लस f बराबर 0। यह समीकरण 2 है। और यदि हमको आ रहा है a बट्टा डी, ए और डी का अनुपात ये बराबर है बी और ई के अनुपात से, लेकिन ये बराबर नहीं आता है सी बट्टा एफ से। तो समीकरण क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। विरोधी हल हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण जो है संगत नहीं कहला करके असंगत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं हुआ, इसलिए समीकरण जो है सो असंगत हो गया। और तब दोनों समीकरण का जो हम ग्राफ के काटेंगे ना, तो वो जो सरल रेखा प्राप्त होगा, ये ग्राफ पर जो दोनों सरल रेखा मिलेगा, दोनों सरल रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सो देखिए। ये मेरा वाई वाई डैश अक्ष है, ये हमारा एक्स एक्स डैश अक्ष है, ये मूल बिंदु है।
ओ पहला समीकरण का हम ग्राफ खींचे, रैखिक समीकरण है, सरल रेखा मिलेगी, और दूसरा का खींचिए, ये दोनों रेखा समांतर चला गया। तो कोई हल नहीं होगा, तो विरोधी समीकरण कहलाएगा। और हल नहीं निकला, इसलिए असंगत समीकरण हो जाएगा। यदि आपको समीकरण दिया हुआ है इस रूप में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 रहे। a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 का, तो ये सारी बात हो जाएगी, समीकरण विरोधी कहलाएगा। विरोधी होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा तो असंगत समीकरण होगा, और दोनों सरल रेखा जो हमको मिलेगा ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और ये पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब हल होने का अब तीसरा शर्त, पहला समीकरण, तीसरा शर्त निकालते हैं। पहला समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। पहला पद का गुणा हो रहा है a से, a का मान है a, दूसरा पद का गुणा हो रहा है b से, b का मान है b, तीसरा अचर पद है c। दूसरे समीकरण में x का जिस हिंदी वाले अंक से गुणा होगा वो गुणांक हो जाएगा d का मान, y का जिस हिंदी वाले वास्तविक संख्या से गुणा होगा e का मान, और ये f तो अचर पद रहेगा। इस तरह से a b c d e f छांट लीजिएगा। यदि a अनुपात d और ये b अनुपात e और ये c अनुपात f, तीनों का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो समीकरण का हो जाएगा, तो समीकरण आश्रित समीकरण कहलाएगा। तब इसका एक नहीं अनेक हल होगा। और हल निकलेगा, इसलिए संगत समीकरण कहलाएगा। और ग्राफ पेपर पर जो हम आलेख लेंगे तो दोनों रेखाएं समांतर नहीं होगी, समपाती हो जाएगी।
मतलब पहला समीकरण का हम आलेख खींचे, ये हमारा वाई वाई डैश अक्ष है, ये हमारा एक्स एक्स डैश अक्ष है। पहला समीकरण का हम आलेख खींचे ग्राफ पेपर पर। दूसरा समीकरण का जो हम बिंदु लेकर के ग्राफ खींचेंगे तो वो भी इसी बिंदु पर चला जाएगा। तो दूसरा भी हमको है ना इसी पर चला जाएगा। तो एक सरल रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, तो सरल रेखा पर जितना ही बिंदु है अनगिनत सब अनेक हल हो गया दिए गए समीकरण का। तो यदि ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई बराबर सी एफ, तो आश्रित समीकरण कहलाएगा। इसका अनगिनत हल होगा, हल निकला तो इसीलिए ये संगत समीकरण कहलाएगा। ग्राफ पेपर पर दोनों सरल रेखा समपाती होगा। और यदि आपको यही समीकरण यदि ऑब्जेक्टिव में इस रूप में दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो x का गुणांक a1 का मान a1 के जगह पर 1 2 3 4 कोई भी वास्तविक संख्या रहेगा, b1 की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या रहेगा, तो y का गुणांक b1, ये c1 तो अचर पद रहेगा। दूसरे समीकरण में, ये समीकरण नंबर 2 में x का गुणा हो रहा है a2 से, y का गुणांक है b2 और ये c2 अचर पद रहेगा। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 मतलब a1 और a2 का अनुपात बराबर हो जाए b1 और b2 के अनुपात से, ये बराबर हो जाए c1 और c2 के अनुपात से, तीनों का अनुपात बराबर हो जाए तो समीकरण आश्रित कहलाएगा, अनेक हल होगा, संगत समीकरण कहलाएगा, ग्राफ पेपर पर समपाती रेखाएं मिलेगी। ये 3 स्थिति होती है एक रैखिक समीकरण चुनकर, या तो हल निकलेगा, x का एक मान y का एक मान निकलेगा, तो ग्राफ पेपर पर दोनों सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, वही कटान बिंदु x का मान देगा, y का मान देगा। दूसरी स्थिति होगी कि कोई हल नहीं निकलेगा, तो ग्राफ पेपर पर जो सरल रेखा खींचेंगे एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, हल नहीं निकलेगा, इसलिए असंगत समीकरण कहलाएगा। तीसरी स्थिति होगी कि तीनों अनुपात गुणांक का दोनों समीकरण का टोटल अनुपात बराबर हो जाएगा, तो समीकरण आश्रित कहलाएगा, ग्राफ पेपर पर हमको समपाती रेखाएं मिलेगी और उस रेखा पर स्थित तमाम बिंदु
हल होगा, मतलब अनगिनत हल होगा, अनेक हल होगा। और चूंकि हल हो गया तो संगत समीकरण कहलाएगा। समीकरण का हल मतलब x का मान y का मान निकलेगा तो संगत कहलाएगा। x का मान y का मान नहीं निकलेगा, समांतर रेखाएं मिलेगी और संगत समीकरण कहलाएगा। ये तो आप समझ गए। वज्र गुणनखंड विधि से एक रैखिक समीकरण योग का हल। पहला समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। दूसरा समीकरण है dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 के रूप में। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। b गुना f माइनस c गुना e बट्टा a गुना e माइनस b गुना d, और y का मान हो जाएगा b गुना f माइनस c गुना e बट्टा a गुना e माइनस b गुना d। आप दिए गए समीकरण में से ए बी सी डी एफ छांट लीजिएगा और ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। यदि आपको वज्र गुणनखंड विधि से आपको हल करने के लिए कहे तो।
दूरी बराबर 4 गुना समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यदि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पहला कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, यदि एक ही समय में दोनों कार एक ही दिशा में प्रस्थान करें, तो चाल बराबर x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक ही समय दोनों कार प्रतिकूल दिशा में प्रस्थान करें, तो चाल बराबर x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न बराबर अंश बट्टा हर x बट्टा y। यदि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, तो दो अंकों वाली संख्या बराबर 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक 10 गुना y जोड़ x 10 y जोड़ x अंक को
उलट देने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस y अंकों का योगफल बराबर इकाई अंक जोड़ दहाई अंक x प्लस y अंकों का अंतर बराबर दहाई अंक माइनस इकाई अंक बराबर y माइनस 1 अंकों का गुणनफल बराबर इकाई अंक गुना दहाई अंक x गुना y xy। यदि पहला धन पूर्णांक बराबर x तो क्रमागत दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1 तीसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 2। यदि पहला धन पूर्णांक बराबर x तो क्रमागत दूसरा सम या विषम धन पूर्णांक बराबर x प्लस 2 तीसरा सम या विषम धन पूर्णांक बराबर x प्लस 4। यदि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक पोर्शन AP का पहला पद बराबर A सार्व अंतर बराबर D पदों की संख्या बराबर n तो अंतिम पद बराबर A प्लस A माइनस 1 गुना D। यदि पहला सार्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा सार्व अंतर D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद तीसरा सार्व अंतर को माने D3 चौथा पद माइनस
तीसरा पद यदि पहला सार्वंतर D1 बराबर दूसरा सार्वंतर D2 बराबर तीसरा सार्वंतर D3 तो दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी मतलब AP में होगा। समांतर श्रेणी पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, पांचवा पद A प्लस 4D, AP में n पदों का योगफल बराबर n/2 गुना 2A प्लस n-1 D। दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। जहाँ बिंदु A का निर्देशांक कहिए या नियामक कहिए x1 y1, बिंदु B का निर्देशांक या नियामक कहिए x2 y2, ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक है x1 y1। ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक है x2 y2। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी हुआ AB। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। विभाजन सूत्र विभाजित बिंदु का x निर्देशांक मतलब कि x बराबर
mx2 प्लस nx1 बट्टा m+1 विभाजक बिंदु का y निर्देशांक मतलब y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m+1, जहाँ बिंदु A का निर्देशांक x1 y1, बिंदु B का निर्देशांक x2 y2, विभाजक बिंदु P का निर्देशांक xy, अनुपात AP अनुपात PB m अनुपात n। अभी देखिए आप, ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक है x1 y1, और ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक है x2 y2। ये मिला, ये सरल रेखा AB हो गया, ये P बिंदु पर विभाजित हो गया। ये मेरा है विभाजक बिंदु। ये P बिंदु पर ये सरल रेखा AP को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, AP अनुपात यहाँ से लेकर के यहाँ तक PB को हम माने n, और यहाँ से यहाँ तक m अनुपात माने। मध्य बिंदु का x निर्देशांक मतलब x बराबर x1 बट्टा x2 प्लस 2, और मध्य बिंदु का y निर्देशांक मतलब कि y बराबर हो गया y1 प्लस y2 बट्टा 2। दूरी सूत्र से बिंदु A, बिंदु B संरेखी होगा यदि AB जोड़ BC ये हो जाए AC। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। मान लीजिए कि इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2, इसका निर्देशांक है x3 y3। यदि AB की दूरी BC की दूरी में जोड़ने पर AC के बराबर है, तो दूरी सूत्र से ये संरेखी कहलाएगा। त्रिभुज का मध्य केंद्र या केंद्रक या परिकेंद्र का x निर्देशांक मतलब x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, और y निर्देशांक मतलब y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ये त्रिभुज का शीर्ष बिंदु A है, इसका निर्देशांक x1 y1। ये त्रिभुज का शीर्ष बिंदु B है, इसका निर्देशांक x2 y2। ये त्रिभुज का शीर्ष बिंदु C है,
इसका निर्देशांक x और ये हमारा जो है सो मध्य केंद्र है। ये हमारा क्या है, केंद्रक है बिंदु O, इसको माने x y। त्रिभुज का या वृत्त का अंतः केंद्र का x निर्देशांक ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c y बराबर ay1 प्लस by2 प्लस c y3 प्लस a प्लस b प्लस c जहाँ a बराबर bc, b बराबर ac, c बराबर ab। ये मेरा अंतः केंद्र O है, इसका निर्देशांक y, और ये है अंतः वृत्त। तो ये भुजा BC की दूरी A है, भुजा AC की दूरी B है और भुजा AB की दूरी C है। यदि त्रिभुज का शीर्ष बिंदु A का निर्देशांक है x1 y1, शीर्ष बिंदु B का निर्देशांक है x2 y2 और शीर्ष बिंदु C का निर्देशांक है x3 y3, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2 बट्टा 2।
ये बिंदु ए का नियामक है x1y1, बिंदु बी का नियामक है x2y2 और बिंदु सी का नियामक है x3y3। इसको याद रखिएगा। 3 असंरेख बिंदु से घिरा बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी संभव है यदि तीनों शीर्ष बिंदु ए बी सी असंरेख हो। असंरेख मतलब एक सीध में नहीं हो। और यदि तीनों बिंदु संरेख हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 शून्य हो जाएगा। बिंदु ए बिंदु बी बिंदु पी संरेख होगा तो x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2 बराबर हो जाएगा 0। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy का अंडर रूट।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर x/1 बटा x का होल स्क्वायर माइनस 2x² बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। x³ प्लस y³ बराबर x प्लस y गुना x² माइनस xy प्लस y² x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y गुना x² प्लस xy प्लस y²। x का व्युत्क्रम बराबर 1/x, 4 का व्युत्क्रम बराबर 1/4। x फॉर्मूला मतलब 1/x। तो इन सभी फार्मूला को आप अच्छा से देख लीजिएगा। बस अब कुछ फार्मूला और रह गया है जो मैं आपको अगले वीडियो में दे देता हूँ। एक ही बार पूरा फार्मूला देने से आपको समझने में असुविधा होगी, इसलिए मैं फार्मूला को तोड़ तोड़ करके दे रहा हूँ। फार्मूला आपका वास्तविक संख्या, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इतना का फार्मूला आपको जो जरूरी पड़ेगा आपको बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में मैथमेटिक्स विषय के दिन, ये सब फार्मूला आपको कंठस्थ रहना चाहिए। आपका सवाल सही बनेगा, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही जाएगा, सब्जेक्टिव में भी ये फार्मूला आपको काम देगा। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए। आप लोग मेरा वीडियो को बड़े ही श्रद्धा से देख रहे हैं। एक बार फिर निवेदन कर दूं कि हमारा पिछला वीडियो को भी आप चैप्टर बाय चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। पिछला वीडियो में वास्तविक संख्या को हम डिटेल से पढ़ाए हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, एक रैखिक समीकरण जिनको डिटेल से पढ़ाए हुए उसको देख लीजिएगा आप। त्रिकोणमिति ये अनुपात को डिटेल से पढ़ाए हैं, उस त्रिकोणमिति अनुपात को देख लीजिएगा। क्षेत्रमिति को पढ़ाए हैं डिटेल्स को देख लीजिएगा। और जो नए व्यूवर हैं, नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक, मेरा नम्र निवेदन तुरंत सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार को भी जो मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा बिहार बोर्ड से जो होने जा रही है 17 फरवरी से, उन तमाम मित्रों को शेयर कर दीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन कर दीजिए। मेरा 500 दिन जो वीडियो आपको जाएगा कैप्सूल कोर्स के अंतर्गत 100 में 100 आपको आराम से चलाएगा। यदि आप हमारे वीडियो के अनुसार खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा, तो मैथ का एक सैम्पल पेपर डेली आपको हल करना है। घड़ी का टाइम देख करके आपको टोटल प्रश्न 2 घंटा 45 मिनट में बन जाना चाहिए। हमारे ऐप पर भी आपको सैम्पल पेपर जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के दृष्टिकोण से बनाया गया, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।